कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि विधेयक किसे कहते हैं, इसे पास करने के लिए कितने प्रोसेसों से, कितने चरणों से गुजरना पड़ता है, अर्थात जो प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन या तृतीय वाचन में कैसे कैसे विधेयक पास होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यदि कोई विधेयक ऐसा हो जिसपे विवाद की स्थिति पैदा हो जाए, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पास ना हो, तो क्या है कि अनुच्छेद 108 के तहत, हमने कल ही आपको बताया था कि अनुच्छेद 108 के तहत ये व्यवस्था बनाई गई कि दोनों सदनों को एक जगह एकत्रित कर दो, अर्थात संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाए। यह संयुक्त अधिवेशन आयोजित कौन करता है? तो यह संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति आयोजित करता है। कल की क्लास में हमने एक चीज और आपको बताया था, हमने क्या कहा था कि अनुच्छेद 118 में क्या व्यवस्था है कि जब ये संयुक्त अधिवेशन होते हैं, कल की बात हो रही है, कल की क्लास में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बताए, अन्यथा हम इससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब हमारा बताने का उद्देश्य ये है कि जो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन होते हैं या 118 के तहत जो हम लोगों ने कल बात किया कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो हमने कल ही आपको बताया था कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। अनुच्छेद 118 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 118 में क्या है? संसदीय प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संसदीय प्रक्रिया में क्या है कि इस संयुक्त अधिवेशन का भी आयोजन संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। तो यहां पर हमने क्या कहा था कि जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। अगर ये दोनों गैर हाजिर हैं तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति करेगा। हमने भी बताया भी था कल आपको कि सभापति क्यों नहीं करता है। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये सभापति क्यों नहीं करता, हम लोग कल इस पर विचार कर लिए थे, हमने आपको बता भी दिया था। अगर उपसभापति भी अनुपस्थित है तो संसद का जो है वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति नामित कर देगा कि आप इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करिए। तो इस सब चीजों को हम लोगों ने देख लिया था कल की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग इस संयुक्त अधिवेशन से संबंधित कुछ और बेसिक चीजें हम देखते हैं। जैसे हम इसलिए इसको आज यहां से शुरू किए हैं, उसे फिलहाल कल की बात हो गई थी हम लोगों की, इस पर हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ भी लिया था, लेकिन बताने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था कि 2017 IAS प्री में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था? हमने आपसे कहा कि जो संयुक्त अधिवेशन है इसमें विधेयक जो है, किसी विधेयक पर अगर गतिरोध होता है तो गतिरोध के समाप्त करने के लिए, अर्थात इस विधेयक को पास करने के लिए संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन में अगर विधेयक पेश कर दिया गया तो क्वेश्चन क्या पूछा था? IAS प्री 2017 में क्या क्वेश्चन पूछा था कि जो ये विधेयक रख दिया गया संयुक्त अधिवेशन में, इसे पास करने के लिए या इसे पारित करने के लिए किस बहुमत की जरूरत है? तो उसमें 4 ऑप्शन दिया था। हम 4 ऑप्शन पे बात नहीं करेंगे। यहां इस विधेयक को अगर संयुक्त अधिवेशन से पारित करवाना है, कोई भी विधेयक हो, अगर वो संयुक्त अधिवेशन में रख दिया गया, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा को इकट्ठा कर दिया गया, कौन आ गया? लोकसभा और राज्यसभा एक जगह बैठा दिया गया और उसमें एक विधेयक रख दिया गया, और उस विधेयक को पास करने के लिए किस बहुमत की जरूरत है? तो इसको सामान्य बहुमत की जरूरत है। अगर दोनों सदन सामान्य बहुमत से ही इसे कह दे कि हाँ ये पास है, सामान्य बहुमत से ही स्वीकार कर लिया जाए, इसे पारित कर दिया जाए, तो ये विधेयक पारित हो जाएगा। अब यहां सामान्य बहुमत से क्या मतलब है कि उपस्थित सदस्यों का, जो भी वहां उपस्थित सदस्य हैं, उपस्थित सदस्यों का आधा प्लस एक अर्थात 50+1 सांसद, 50+1 सांसद अगर उस विधेयक के पक्ष में मत दे देते हैं तो विधेयक पास समझा जाएगा। तो पेपर में यही पूछा था IAS प्री 2017 में कि जब संयुक्त अधिवेशन में कोई विधेयक रख दिया गया तो उसे किस बहुमत की जरूरत होती है पास होने के लिए?
तो उसे सामान्य बहुमत की जरूरत होती है। सामान्य बहुमत अर्थात जितने उपस्थित सदस्य हैं उनका 50+1 लोग अगर पारित घोषित कर दे, उसके पक्ष में मत दे दे, तो वो विधेयक पारित घोषित हो जाएगा। अब यहां से एक चीज हम आपको और बताते हैं कि भाई सामान्य बहुमत से विधेयक पारित हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम एक वाकया आपको बताते हैं। 2014 की घटना है। 2014 में क्या हुआ था कि यूपीए की सरकार और एनडीए के सरकार के बीच मुकाबला हुआ चुनाव में। वैसे गठबंधन में और भी दलें लड़े थे, लेकिन मुख्य दल कौन कौन से थे? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। यूपीए और एनडीए को भी छोड़ दीजिए, हम सीधे सीधे बात करते हैं। तो यहां पर जब मुकाबला हुआ तो कांग्रेस की सरकार जो है पहले से चली आ रही थी। तो कांग्रेस की सरकार पूर्वज चली आ रही थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक योग्य प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में जो है सरकार चली आ रही थी। लेकिन 2014 में इलेक्शन हुए, जनता ने क्या फैसला सुनाया कि कांग्रेस की सरकार पुनः नहीं गठित होगी, अर्थात कांग्रेस की हार हुई और नया सरकार, एक योग्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नया सरकार का गठन हुआ, अर्थात भारतीय जनता पार्टी का जो शासन सत्ता काबिज हुई और उसके प्रधानमंत्री हुए श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी का पहला कार्यकाल था। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? उनकी शासन सत्ता में सरकार ने क्या किया कि उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल पारित कर दिया। भूमि, अभी देखिए इसी को समझाने के लिए हम बता रहे हैं, इससे और क्या प्रश्न निकल सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। भूमि अधिग्रहण बिल पास किया, कब की बात है? ये 2014 में। नई सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसने क्या किया? भूमि अधिग्रहण बिल पारित कर दिया। नहीं, हम इस पे बाद में बात करेंगे, भूमि अधिग्रहण बिल में क्या कमी थी या क्यों पास नहीं हुआ या भूमि अधिग्रहण बिल है क्या, यहां हम क्यों इसको समझते हैं। भूमि अधिग्रहण बिल 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो बनी सरकार थी एनडीए की, उसने बिल पारित किया और यह बिल क्या हुआ कि लोकसभा से पारित हो गया। लोकसभा से पारित हो गया, लेकिन यह राज्यसभा में अटक गया। राज्यसभा में अटक गया। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण बिल को सरकार को पीछे हटना पड़ा था। अगर सरकार चाहती तो इस संयुक्त अधिवेशन का आयोजन करती और उसमें ये अपना विधेयक पारित करवा लेती। लेकिन संविधान निर्माणकर्ताओं ने इतना बेहतरीन संविधान को सजाया है कि कहीं से भी इसके दुरुपयोग के कोई चांस ना बने। संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या कहा कि अगर किसी भी विधेयक को पास करवाने के लिए भाई लोकसभा में जिसका बहुमत होगा उसी की सरकार होगी। भाई राज्यसभा में कुछ ना कुछ तो सदस्य रहेंगे ही किसी भी पार्टी के। जैसे मान लीजिए उस समय कांग्रेस का यहाँ बहुमत थी, लेकिन लोकसभा में किसका? भारतीय जनता पार्टी की बहुमत थी। लेकिन जब कुछ समय के बाद यहाँ भी तो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत होगी या यहाँ जिसका सरकार होगी किसी की भी हो, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या गैर किसी पार्टी की हो, तो धीरे जैसे यहाँ बहुमत है लोकसभा में, तो यहाँ राज्यसभा में भी कुछ समय के बाद तो बहुमत होगी ही होगी। तो 2014 में क्या हुआ कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल पारित किया, लोकसभा से पास भी हो गया। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत थी, भाई सरकार उनकी चल रही थी, लेकिन राज्यसभा में आवश्यक मत नहीं था उनके पास भूमि अधिग्रहण बिल पारित करने के लिए, तो ये राज्यसभा से अटक गया। अगर सरकार चाहती, अगर संविधान निर्माणकर्ताओं ने समझदारी के साथ संविधान का निर्माण नहीं किया होता तो सरकार क्या करती? किसी की भी सरकार रहे, सरकार क्या करती? संयुक्त अधिवेशन के आहूत करता, किसका आदेशित करता, किससे कहता कि भाई मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति सबका भी करता है। तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करता? संयुक्त अधिवेशन बुला लेता। अब संयुक्त अधिवेशन जब बुला लेता तो उसमें क्या होता है कि जितने उपस्थित सदस्य हैं 50+1 के साथ उसे सामान्य बहुमत से पारित कर दिया जाता। लेकिन संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या कहा कि ऐसे नहीं कि अगर हर विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाएगा तो इस राज्यसभा का वजूद ही खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे विधेयक हैं जिन्हें संयुक्त अधिवेशन से पास ही नहीं किया जा सकता। अब कौन कौन से संयुक्त अधिवेशन से विधेयक पारित नहीं होते हैं?
हम उसको एक बार देखते हैं। तो उसमें प्रमुख क्या है कि संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि जब धन विधेयक हो तो इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं आयोजित किया जा सकता। धन विधेयक हो या दूसरा कौन सा हो, संविधान संशोधन हो, संविधान संशोधन विधेयक हो। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अगर संविधान संशोधन में कोई भी दल हो अगर संयुक्त अधिवेशन का आयोजन कर देगा, उसमें सामान्य बहुमत के साथ पास करवा लेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। जो भी मर्जी होगा वह संविधान में संशोधन करता फिरेगा। तो यहां पर क्या बताया गया कि चाहे धन विधेयक हो या संविधान संशोधन विधेयक हो, इन्हें जो है संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से पारित नहीं करवाया जा सकता। तीसरा क्या बताया, हमने जब राष्ट्रपति वाली क्लास में आपको बताया था कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया चलती है। महाभियोग प्रक्रिया कैसे चलती है, कि किन सदनों से शुरू होता है, किन सदनों के माध्यम से क्या क्या उसके प्रोसेस हैं। तो यहां पर क्या कहा कि ये जो महाभियोग प्रक्रिया की बात है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया चलाने की बात है, ये संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से जो है पारित नहीं करवाया जा सकता। देखिए धन विधेयक हो, संविधान संशोधन विधेयक हो या राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया चलाना है, तो यहां पर क्या करेंगे कि संयुक्त अधिवेशन आयोजित नहीं किए जा सकते। संयुक्त अधिवेशन का आहूत राष्ट्रपति नहीं कर सकता। अब जो हमने अभी 2014 वाली बात बताई भूमि अधिग्रहण बिल, वो संविधान संशोधन बिल था, जो अभी आपने कहा कि उसमें सरकार को पीछे हटना पड़ा। सरकार को क्यों पीछे हटना पड़ा भाई? संविधान संशोधन विधेयक था भूमि अधिग्रहण बिल। अब संविधान संशोधन विधेयक को तो संयुक्त अधिवेशनों के माध्यम से पारित करवा नहीं सकते, उस विधेयक को संयुक्त अधिवेशन में रख भी नहीं सकते। चलिए भाई पारित कर दीजिए, हमारी भी किरकिरी होने से बच जाए। संविधान निर्माणकर्ताओं ने बेहतरीन तरीके से संविधान को सजाया है कि संविधान संशोधन विधेयक है तो पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति अनिवार्य है। भाई हमारे कहने का मतलब सरकार लाएगी संविधान संशोधन विधेयक, लेकिन उसमें विपक्ष के कुछ योगदान भी होंगे तभी तो वो पारित होगा। जैसे महाभियोग प्रक्रिया वाले में आप लोगों ने क्या देखा था कि महाभियोग प्रक्रिया, जैसे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाला व्यक्ति भी इतनी आसानी से नहीं निर्वाचित होता है, तो उसी प्रकार से हमने आपको बताया भी था कि महाभियोग प्रक्रिया भी इतनी आसानी से किसी राष्ट्रपति के ऊपर लागू नहीं की जा सकती। क्यों? कि अगर उसमें विपक्ष वाले सहयोग नहीं करेंगे तो महाभियोग प्रक्रिया फेल हो जाएगी। तो इस प्रकार से संविधान निर्माणकर्ताओं ने हमारे संविधान को बेहतरीन तरीके से सजाया। इन तीन चीजों को छोड़ के आप जो है संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं। अब यहां से आपके दिमाग में बात उठी होगी कि अभी तक भारत में कुल कितनी बार संविधान के तहत जो संयुक्त अधिवेशन का प्राविधान है कितनी बार आहूत किया गया? तो अभी तक मात्र 3 बार संयुक्त अधिवेशन केवल 3 बार आहूत किए गए हैं, केवल 3 बार आहूत हुए हैं, आहूत किए गए हैं। संयुक्त अधिवेशनों की बात अगर करता है तो केवल अभी तक 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लागू होने वाले संविधान के तहत जो हमको व्यवस्था दी गई थी कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन आहूत किए जा सकते हैं, और आज तक केवल 3 बार संयुक्त अधिवेशन आहूत किए गए हैं। हाँ चलिए ठीक, उसको हम भी बता देते हैं कि कब कब ये आहूत किए गए हैं। देखते हैं। पहली बैठक आयोजित की गई थी 1961 ईस्वी में। संयुक्त अधिवेशन की पहली बैठक 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में आयोजित क्यों की गई थी? दहेज प्रतिषेध विधेयक पारित किया गया था। दहेज प्रतिषेध विधेयक पारित करवाने के लिए। अब यहां से एक चीज और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अरे भाई दहेज उन्मूलन विधेयक, आप शादी विवाह में अपने दहेज नहीं मांगते थे कि हम शादी तभी करेंगे जब हमको 4 चक्का मिलेगा या अर्टिका मिलेगी। 2 चक्के के बातें छोड़िए, हमको अपाची चाहिए थी। 2 चक्के में अगर बात होगी, 2 व्हीलर में अगर बात होती तो हम अपाची चाहिए, बुलेट चाहिए, तो इस तरीके से लोग मांगते थे। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, 1961 ईस्वी में दहेज प्रतिषेध विधेयक पारित किया कि कोई भी अगर व्यक्ति दहेज मांगता है या कोई दहेज देता है तो कानून के तहत वो गैर कानूनी माना जाएगा, वो अपराध है। नहीं वो तो चलता है, तो आप उसको यह कह सकते हैं कि गिफ्ट दिया जाता है। आप अपने जो पिता होता है अपने
बालिका के लिए वो गिफ्ट देता है। लेकिन वहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब विवाद होता है तो क्या पहले सबसे पहला तो यही मुकदमा दर्ज होता है कि ये आदमी हमसे दहेज मांग रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि आप अपने घर से जाइए, ये मारुति लेके आइए या ये चीज इतना रुपया लेके आइए, तो इसी के तहत तो दर्ज होता है मुकदमा। तो ये 1961 ईस्वी में दहेज प्रतिषेध विधेयक जो पारित करवाने के लिए संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। उनके शासन सत्ता में प्रथम संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया गया। अब यहां से एक चीज और है कि इसकी अध्यक्षता कौन किया था, अर्थात उस समय इस संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन था। तो अध्यक्षता किसने किया था? अनंत शयनम अयंगर, ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। उसके बाद दूसरा कब हुआ? 1978 ईस्वी में हुआ। 1978 में दूसरा संयुक्त अधिवेशन क्यों आयोजित किया गया? बैंकिंग सेवा के लिए किया गया। बैंकिंग सेवा निरसन विधेयक पारित करवाने के लिए यह आयोजित किया गया था। अब इसी तरह हम इसको भी देखते हैं। प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय श्री मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। और अध्यक्ष कौन थे? तो के.एस. हेगड़े साहब अध्यक्ष थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे के.एस. हेगड़े। के.एस. हेगड़े जो है उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में जो है द्वितीय संयुक्त अधिवेशन का आहूत हुआ था। प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई और उस समय लोकसभा के अध्यक्ष के.एस. हेगड़े थे। दूसरा क्यों हुआ? बैंकिंग सेवा में सुधार के लिए। बैंकिंग सेवा में सुधार के लिए विधेयक पारित करवाना था, इसके लिए संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया। तीसरा कब हुआ? तो तीसरा हुआ 2002 में, 2002 ईस्वी में। क्यों हुआ? पोटा कानून पारित करने के लिए। हमने आपको बताया था जब पहले क्लास चल रही थी तो कुछ ऐसे अधिनियम हैं, कुछ ऐसे प्रबंधन नियंत्रण एक्ट थे जिनको पारित करवाने के लिए जो है भाई हम कह सकते हैं कि आतंकवादियों से जो लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाला जो विधेयक था उसको पारित करवाने के लिए सरकार ने क्या किया कि संयुक्त अधिवेशन आहूत किया। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। यह 2002 की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उनके शासन सत्ता में गृह मंत्री थे उस समय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए, आतंकवाद पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अधिनियम पारित किया पोटा, और उसको जो है पारित करवाने के लिए संयुक्त अधिवेशन आहूत किए गए। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो इसकी अध्यक्षता पीएम शहीद साहब ने किया। पीएम शहीद कौन थे? ये लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। देखिए हमने आपको पहले बताया था ना कि अगर अध्यक्ष है तो ठीक है, अन्यथा जो है लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। तो तृतीय संयुक्त अधिवेशन से एक प्रश्न और बन गया कि इसकी अध्यक्षता करने वाला कौन था? तो इसकी अध्यक्षता करने वाले लोकसभा के उपाध्यक्ष पीएम शहीद साहब थे। यह अधिवेशन जो तीसरा अधिवेशन हुआ था तो इसमें लोकसभा के उपाध्यक्ष ने जो है उसकी अध्यक्षता की थी संयुक्त अधिवेशन की। यहां से एक चीज और पेपर में प्रश्न पूछता है, 1961 ईस्वी में जो प्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ, 1978 ईस्वी में द्वितीय संयुक्त अधिवेशन हुआ, 2002 में तृतीय संयुक्त अधिवेशन हुआ। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो तीनों संयुक्त अधिवेशनों में शामिल था? मात्र भारत का एक व्यक्ति ऐसा है कि जो तीनों संयुक्त अधिवेशनों में शामिल था।
हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इन तीनों संयुक्त अधिवेशनों में शामिल थे। अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया इससे संयुक्त अधिवेशन संबंधित जो भी प्रश्न निकलने के संभावना थी उसको भी हम लोगों ने देखा कि संयुक्त अधिवेशन आयोजित होते हैं तो उसमें अगर विधेयक को पारित करवाना है तो किस बहुमत से पारित करवाना पड़ेगा, या उसके बाद संयुक्त अधिवेशन में कौन कौन से लोग शामिल हुए थे, कौन सा एक ऐसा व्यक्ति था जो तीनों संयुक्त अधिवेशनों में शामिल हुआ था, हमने इसको देख लिया। अब हम सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, संसद की भाषा क्या होगी। संसद की भाषा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका उल्लेख कहाँ है? संसद की भाषा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 120 में। संसद की भाषा का उल्लेख क्या है? अनुच्छेद 120 में। इसमें क्या है? इसमें कहता है कि संसद की भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी, अर्थात सांसद महोदय जो है संसद में हिंदी या अंग्रेजी में अपना वक्तव्य दे सकते हैं, वो हिंदी या अंग्रेजी के माध्यम से अपनी बात संसद में रख सकते हैं। लेकिन इसमें आगे क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 120 में क्या लिखा हुआ? हिंदी या अंग्रेजी में सांसद महोदय अपना वक्तव्य दे सकते हैं। इसमें आगे क्या लिखा हुआ है? हिंदी अंग्रेजी के अलावा भी यदि, जैसे इसमें लिखा हुआ है हिंदी अंग्रेजी में तो बोल सकते हैं, लेकिन यदि सांसद महोदय चाहें तो वो अपनी मातृभाषा में, यहां ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि सांसद महोदय चाहते हैं कि हम अपनी मातृभाषा में बोले, कहां बोले? संसद में। हिंदी अंग्रेजी तो संविधान के तहत प्रावधान किया गया कि संसद की भाषा है, किंतु कोई भी सांसद ये चाहता है कि हम अपनी मातृभाषा में अपनी बात रखें तो उसे संबंधित सदन के, जो संबंधित सदन होगा, संबंधित सदन का मतलब कि किस सदन में वो है उस समय, लोकसभा या राज्यसभा में, तो संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति से अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति के बाद ही वो बोल सकता है। संसद की भाषा क्या है? तो अनुच्छेद 120 में स्पष्ट उल्लिखित किया गया है कि हिंदी हो सकती है या अंग्रेजी, संसद महोदय इसका प्रयोग कर सकते हैं। बेखबर होकर भाषा अच्छी तरह से आप बोल सकते हैं, किसी से अनुमति या पूर्व अनुमति की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यदि सांसद महोदय चाहते हैं कि हम अपनी मातृभाषा में अपनी बात रखें, संसद में हम अपनी मातृभाषा में अपनी बात रखें, तो उन्हें संबंधित सदन के सभापति या अध्यक्ष, हम ये क्यों कर रहे हैं कि क्योंकि अगर वो लोकसभा में है तो अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी, और अगर वो राज्यसभा में है तो उन्हें सभापति से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन मातृभाषा वही भाषा मानी जाएगी। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से चलिए हम अपनी भाषा में बोलेंगे, नहीं, मातृभाषा भी वही मातृभाषा मानी जाएगी जिसका उल्लेख संविधान के अनुसूची 8 में है। अनुसूची 8 में हम लोग पहले ही क्लास में देखे थे, अनुसूची 8 में कौन कौन से विषयों का उल्लेख है, या हम यहां पे ये बात समझे कि अनुसूची 8 में है क्या। तो इसमें है संवैधानिक मान्यता प्राप्त, संवैधानिक मान्यता प्राप्त विषयों का उल्लेख है। संविधान के तहत जो मान्यता प्राप्त विषय है, भाषा है, उसका उल्लेख है। संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है, विषय अर्थात भाषाओं का उल्लेख है इसमें अनुसूची 8 में। तो इस अनुसूची 8 में जिस भी भाषा का उल्लेख है उसी के तहत सांसद महोदय ये कह सकते हैं कि हम अपनी मातृभाषा में बोलेंगे। जब हमारा मूल संविधान लिखा गया था तो मान्यता प्राप्त 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में ये 22 भाषाएं जुड़ गई हैं। इसमें अनुसूची 8 में 22 भाषाएं इस समय है। हालांकि कुछ भाषाओं को भी जोड़ने का अभी प्रावधान चल रहा है कि इनको भी जोड़ दिया जाए, लेकिन
जो हमारा मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हो गई। अब हम देखते हैं कि ये 14 भाषाओं से, भाई वही मैं भी कह रहा हूं, एक मिनट रुको, कि 14 भाषाओं से किस तरीके से 22 भाषाएं जोड़ी गई या कब कब ये जोड़े गए। अगर जोड़े गए होंगे तो संविधान संशोधन हुआ होगा। तो हम ये देखते हैं कि कब कब ये संविधान संशोधन हुआ। अब हम देखते हैं कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। 14 भाषा इसमें जो है मूल संविधान में थी। सबसे पहला 21वां संविधान संशोधन किया गया। 21वां संविधान संशोधन किया गया, कब किया गया? 1967 ईस्वी में किया गया। और इस 14 भाषाओं में एक भाषा और जोड़ दी गई। कौन सी जोड़ दी गई? सिंधी भाषा जोड़ दी गई। इस प्रकार से अब कितना हो गया? तो अब ये 15 भाषा हो गई। पहला संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया कि ये हमारी जो है संसदीय भाषा हो सकती है। उसमें क्या था, हमने क्या कहा कि अगर कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में बोलना चाहता है तो उसे संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति से अनुमति लेनी होगी, लेकिन मातृभाषा वही मानी जाएगी जिनका उल्लेख अनुसूची 8 में हो। तो यहाँ क्या किया गया, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ दिया गया। दोबारा हुआ 71वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ? तो 1992 ईस्वी में हुआ। यहां पर क्या हुआ कि 3 भाषाएं जोड़ दी गई। 3 भाषाएं इसमें जोड़ी गई। पहला कौन सा? पहली नेपाली, दूसरा मणिपुरी, उसके बाद तीसरी जो है कोकण। नहीं, ये जब आप लोग पढ़े होंगे भूगोल की क्लास तो उसमें जो है आप लोग एक पूर्वी तट पढ़े होंगे, एक पश्चिमी तट पढ़े होंगे। तो पश्चिमी तट में एक कोकण तट है। कोकण तट ये गोवा और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। तो वहां पर एक कोकण प्रदेश है, वहीं पर यह भाषा बोली जाती है, कोकण भाषा। तो ये 1992 ईस्वी में जब संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन, तो उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। यहां से एक चीज और पेपर में प्रश्न पूछता है कि किस संविधान संशोधन के तहत विदेशी भाषा को अनुसूची 8 में शामिल किया गया। विदेशी भाषा कौन है? नेपाली। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा विदेशी भाषा को संविधान में शामिल किया गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ। 92वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? तो ये 2003 में हुआ। 2003 में हुआ। तो यहां पर 4 भाषाओं को जोड़ा गया अनुसूची 8 में। कौन कौन सी? तो सबसे पहला जोड़ा गया बोडो, दूसरा डोगरी। अभी बताते हैं भाई, रुको एक सेकंड। बोडो, डोगरी, मैथिली और चौथी संथाली। देखिए यहां एक जुड़ा, ये 15 हुआ। उसके बाद ये 3 जुड़ा, 15 3 18, और यहां पर 4 जुड़ गया। अब कितने हो गए टोटल? हमारे अनुसूची 8 में जो भाषाएं उल्लिखित हो गई, अब कितनी हो गई? 22। अब हम देखते हैं ये कहां बोली जाती है। तो ये बोडो जो है असम वाले क्षेत्र में बोली जाती है, और डोगरी भाषा जो है जम्मू कश्मीर वाले में बोली जाती है। मैथिली और संथाली आप जानते हैं कि जम्मू का ये क्या नाम है, बिहार और उत्तर प्रदेश के एरिया में बोली जाती है। जम्मू कश्मीर में डोगरी और बोडो असम में, मैथिली और संथाली ये उत्तर प्रदेश और बिहार वाले एरिया में बोली जाती है। हालांकि अभी 3 भाषाएं प्रस्तावित हैं कि 3 भाषाओं को भी जोड़ दिया जाए। इस पर भी काफी हो हल्ला है। 3 भाषाएं कौन कौन सी प्रस्तावित हैं? एक भोजपुरी, दूसरी राजस्थानी और तीसरी बोटी। बोटी ये लद्दाख वाली भाषा है। इसको भी संविधान के अनुसूची 8 में जोड़ने के लिए प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित है कि इसको भी जोड़ दिया जाए। नहीं, ये जो प्रश्न आपका बनता है कि
जो कोर्ट है वो अंग्रेजी में क्यों निर्णय सुनाता है? बिल्कुल, अगर देखा जाए जैसे हमने मुकदमा कर दिया और निर्णय आ गया अंग्रेजी में, हमको अंग्रेजी आती ही ना हो, तो हम क्या समझे कि केवल लिखा हुआ है भाई। लेकिन ये संविधान के तहत व्यवस्था बनाई गई है, संविधान में इसका बाकायदा अनुच्छेद उल्लिखित किया गया है। 348 जो अनुच्छेद 348 है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 348। इसमें यह बताया गया है कि जो कोर्ट की भाषा होगी, कोर्ट जो है उसकी भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। अब जब संविधान में लिख दिया गया है कि कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसलिए जो है ये व्यवस्था, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे कोर्ट वाले में, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि ये अनुच्छेद में किस तरीके से इसका उल्लेख किया गया है। हम केवल आज यहां इतना ही समझते हैं कि संसद की भाषा क्या है, या अनुच्छेद 348 का अगर आप लोगों को पढ़ने का इरादा तो हम लोग जो कोर्ट वाला पढ़ेंगे तो वहां आपको विस्तृत बता देंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि अगर हम इससे आगे कोई भी मुद्दा उठाएंगे तो एक लंबी क्लास हो जाएगी। इसलिए आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग अनुच्छेद 118 क्या है, संसद की प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संसद की प्रक्रिया क्या है? हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि संसद के सत्र आहूत किए जाते हैं। जैसे सांसद महोदय चुन लिए गए तो ये अपने अपने एरिया में है भाई, जनता के बीच में रहेंगे तभी तो ये जनता की परेशानियों को समझेंगे, इसलिए तो इनको निर्वाचित करती है जनता की आप हमारी बात ले, जो परेशानी है उसको जाइए और संसद में उठाइए। तो संसद का सत्र आहूत किया जाता है, और संसद का जब सत्र आहूत किया जाता है तो कौन आहूत करता है? कल की क्लास में हमने बताया था आपको कि राष्ट्रपति आहूत करता है, या सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो कल की क्लास में हम लोग संसद की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि संसद का सत्र आहूत किया जाता है। तो हमने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि सामान्यतः 3 संसद के सत्र आहूत किए जाते हैं, लेकिन 2 संसद सत्र की बाध्यता है कि 2 सत्र होने अनिवार्य हैं, और उसमें भी ये है कि जो संसद का सत्र के अंतिम बैठक है और दूसरे सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसको हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था। लेकिन हम लोग कल की क्लास में देखेंगे जो संसद का सत्र आयोजित किया जाता है या संसद की बैठक होती है तो कितने बजे से प्रारंभ होती है, कितने बजे शाम को समाप्त होती है, या इस दौरान क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे आप अपने ऊपर समझ लीजिए कि आप घर से निकलते हैं सुबह, खाना वाना खा के पूरे फिट फाट से आप गए कोचिंग, कोचिंग के बाद आप चले जाते हैं लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, उसके बाद होता है लंच, लंच के बाद पुनः आप जो है कोई शेड्यूल होता है आप पुनः लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, या कोई आपका कार्यक्रम है तो वो करने जाते हैं, जो भी आपकी बेसिक आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में कि जब संसद की बैठक होती है तो कितने बजे प्रारंभ होती है, उस दौरान क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, या ये शाम को कितने बजे समाप्त होती है। तो मिलते हैं हम इससे भी बेहतरीन क्लास में, कल इससे भी अच्छी क्लास के साथ हम आप लोगों से कल फिर मिलते हैं। अनुच्छेद 118 के तहत संसद की क्या प्रक्रिया है।